जय हिंद बेटा। आज अपना अगला अध्याय है। बीच के 2 अध्याय थे वो आपके हटा दिए गए हैं पाठ्यक्रम से। आज का अपना अध्याय है शेखर जोशी। इनका परिचय देखते हैं पहले। इनका जन्म हुआ था 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कहानी संग्रह में है कोसी का गठवार, साथ के लोग, दाजू, हलवा, नौरंगी बीमार है। और इनका शब्द चित्र संग्रह है एक पेड़ की याद। सम्मान इनको जो मिले हैं, पहल सम्मान इनको मिला है। पिछली सदी का 8वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखना शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उड़ान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन, और ये नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान महत्वपूर्ण है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। मेहनत करने वाले लोग और जिनके पास किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं, उनके ऊपर इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जन जीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थबोध का बड़ा ही योगदान रहा है। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी भाषा के अंदर भी अनुदित की जा चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया है। यहाँ पर इनकी एक कहानी है गलता लोहा। शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांधीर्य उतना ही अधिक है। कि वर्तमान में समाज में हर वर्ग के अलग अलग काम धंधे होते हैं और वह व्यक्ति केवल वही काम कर सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता। दूसरा काम करता है तो समाज के लोग उसके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। उसी का प्रतिनिधित्व ये कहानी कर रही है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेईमानी हो जाता है। इन्हें अपनी जाति के काम जो निश्चित किए गए हैं उन काम को छोड़ करके दूसरा काम करने लग जाता है। वो उसकी स्वयं की परिस्थितियां हैं जहां उसके लिए जाति अभिमान बेईमानी हो जाता है। सामाजिक के विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं है, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। एक ब्राह्मण युवक होकर के एक लोहार का काम वह करने लग जाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टीले की ओर मुड़ गए हैं। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी। धनराम लोहार ने उनको कोई ऑफर दिया था, वही ऑफर बार बार उसके दिमाग में आ रहा था, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से ही सुनता रहता था।
निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निराई पर पड़ती हथौड़े की खनक, जिन्हें वह दूर से पहचान सकता था। वो आवाज़ें, उस हथौड़े की आवाज़, उस लोहे पर पड़ती हुई हथौड़े की आवाज़ बार बार उसके कानों के अंदर गूंज रही थी। लंबे बेंट वाले हसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट करके वो साफ कराएगा, इसलिए हाशिया लेकर के निकला था। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब ये काम रहा नहीं था। मोहन के पिता थे वंशीधर जी, वो बूढ़े हो गए थे, अब उनसे ये काम हो नहीं सकता था। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, पुरोहिताई किया करते थे, शादियाँ वगैरह करवाते थे, मुंडन वगैरह करवा करके अपने परिवार का गुजारा वो किया करते थे, वह भी अब वैसे काम कर पाते हैं। अब उतनी शक्ति शरीर में नहीं बची है। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल सकता है। उतनी परिश्रम भी वो नहीं कर पाते हैं, व्रत वगैरह उपवास वगैरह भी वो नहीं रख पाते हैं, क्योंकि शरीर कमज़ोर हो गया है, बुढ़ापे का शरीर है। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर के कहा था, मोहन से कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। ये 2 मील की सीधी चढ़ाई अब उसके बूते की नहीं है, चढ़ भी नहीं सकता। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, मना भी नहीं किया जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। मोहन उनका आज से न समझता हो ऐसी बात नहीं थी। कहने का मतलब यही था कि तुम जाकर के शायद वो काम करवा सकते हो, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उससे अभ्यास ही था और न वैसी गति, क्योंकि उन्होंने कभी वैसा काम किया ही नहीं था। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई हो वैसे ही अनुत्तरित रह गई, कोई उत्तर नहीं मिला। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह से कुंद हो गई है, उसमें धार नहीं बची हुई है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पार की निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। मोहन ने धनराम से पूछा कि जो मास्टर त्रिलोक सिंह थे वो तो शायद अब मर गए होंगे। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे, यानी बचपन की बातें हैं वो उनके मन में आ रही थी, बचपन की बातें ताज़ा हो गई। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई और वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे हैं। सच कहूँ आखिरी दम तक उसकी छड़ी का डर लगाए रहता था। दोनों हो करके हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया के अंदर लौट गए, पुरानी बातों के अंदर खो गए। कौन सी बातें? गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते थे, ये उनका रोजाना का काम था। गोपाल सिंह की जो दुकान थी वहाँ पर हुक्के का कस लगाते थे, हुक्का वो पीते थे और हुक्का पी करके स्कूल के अंदर आते थे। थोड़ी देर पहले तक धमाचौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बाज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो, यानी सभी उसे डरते थे। जैसे ही वो स्कूल के अंदर आते, विद्यालय में आते, सारे बच्चे बिल्कुल शांत हो जाते थे। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? ये जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उसका संवेद स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था।
पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक पढ़ने में नहीं गायन में भी बेजोड़ था, अच्छा गाता भी था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू किया करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी कि ये बड़ा होकर के बहुत कोई अच्छा अफसर बनेगा, बड़ा अधिकारी बनेगा। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता, वह उसका सही उत्तर बता देता था। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस पिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन के ऊपर डाल देते थे। मोहन ही उनको दंड दिया करता था। पकड़ इसका कान और लगवा इसके 10 उठक बैठक, वे आदेश देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था, पिसड्डी था, कमज़ोर था, जिसे त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। धनराम की भी कई बार खिंचाई की थी मोहन ने। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उनके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद ये था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी समझा ही नहीं, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकारी समझता रहा है, क्योंकि मोहन था एक उच्च कुल का था, ब्राह्मण कुल का था, और ये लोहार एक निम्न वर्ग का था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का ये कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उसका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। उसे पता था कि ये वैसे भी ऊंचे कुल का है, पढ़ाई में भी अच्छा है, तो कोई बड़ा आदमी ज़रूर बन जाएगा। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक की स्कूल का मुँह देख पाया, तीसरी क्लास तक ही वह पढ़ा। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनवा 13 का पहाड़ा तो सुना। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था, मुश्किल हो गया था याद करना। उसने सुनाया था 13 कम 13, 13 दूनी 24। सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई, डंडा लगाया कि वह लकड़ी टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का ये सामान्य नियम था। कौन सा? कि सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। यानी संटी वगैरह, छड़ी वगैरह वह स्वयं ही लेकर के आता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। अच्छी और मजबूत छड़ी लेकर के आता। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। पूरे दिन भर वो रटता रहा, लेकिन फिर भी 13 का पहाड़ा याद नहीं हुआ। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया, याद नहीं हुआ। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी। कड़वे शब्द उसको कहे, पटकारा। कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा? तू तो हमेशा अपने काम के दुकान के ऊपर काम करता रहता है, लोहे का काम करता रहता है, तो तू कहाँ से सीखेगा? अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोंकने फूंकने या सान लगाने, सान का मतलब होता है धार लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या भी उसको
सिखा दी। इसलिए उसका ध्यान तो केवल अपनी दुकान पर रहता था, अपने काम पर रहता था, पढ़ाई पर उसका ध्यान ज़्यादा नहीं रहता था। फर्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैच चुनने की छूट दे देते थे, वहाँ गंगाराम उसका चुनाव स्वयं करते थे और ज़रा सी गलती होने पर छड़, बेंत, हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रहार वो किया करते थे इसके पिता। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली, वही काम करने लग गए। और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लग गए। यानी वो अपने उस लोहारी के काम में बहुत ही कुशल हो गया। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ा और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लग गए। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। सोचते थे मोहन पढ़ लिखकर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, ये उनकी हार्दिक इच्छा थी कि परिवार की गरीबी को मिटा दें। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं में विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश किया करते थे। अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना करके और उसे हमेशा ही उत्साहित किया करते थे। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर मोहन का डेरा तय कर दिया। नदी के उस पार ही उनका एक यजमान था, उन्हीं के घर पर उनका रहना सुनिश्चित कर दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ गश्यारों के साथ नदी पार कर रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर से भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी गश्यारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार से कुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर के चिंतित होने लगे कि पता नहीं कभी नदी के अंदर बह जाएगा तो क्या होगा। इस प्रकार वो चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उनसे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति दिखाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रह कर के वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। जब इस बात का समाधान हो गया तो वंशीधर ने सोचा कि अब बहुत अच्छा है, शहर में रहेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा और अच्छी पढ़ाई करके और अच्छा आदमी बनेगा। ठीक है बेटा, आज अपना यहीं तक देखेंगे, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।